जानकी जी के गहने नहीं मिल रहे थे। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कम से कम 7 लाख के गहने अचानक चोरी कैसे हो सकते हैं? जानकी जी, ध्यान से देखो, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे। उनके पति सुरेश जी ने समझाया। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि गहने कहाँ रखे वो याद ना आए। जल्दी जल्दी में अपनी इसी अलमारी के ऊपर गहने रखकर विद्या को विदा करने नीचे चली गई थी। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और इतनी ही देर में गहने गायब हो गए, जैसे कोई नजर लगा के बैठा हुआ हो। भड़कते हुए जानकी जी ने कहा, मम्मी जी, कोई और पराया तो अब इस घर में बचा नहीं सिवाय मेरे भाई बहन के। सीधा कहिए ना कि आप उन पर जेवर चोरी करने का आरोप लगा रही हैं। कमरे के अंदर से आती मनीषा ने सीधी बात की। बहू, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मगर सच क्या है यह सामने आ ही गया। मैंने नहीं कहा कि तेरे भाई बहन ने गहने चुराए हैं, पर तू अपने मुंह से कह रही है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार इनका सामान भी चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है? मम्मी, यह कैसी बातें कर रही हो आप? मनीषा के भाई बहन ऐसा कर ही नहीं सकते। निखिल ने विरोध किया। ठीक है, फिर मैंने ही चुरा लिए होंगे अपने गहने, या फिर इन लोगों पर आरोप लगाने के लिए जानबूझकर छिपा दिए होंगे। जानकी जी ने गुस्से में कहा, मम्मी प्लीज इस तरह मत बोलो। चलो मैं आपके गहने ढूंढता हूँ। हो सकता है अलमारी के पीछे गिर गए हों, या हड़बड़ी में गलती से काम करते करते कोई चीज कहीं रख कर इंसान भूल भी जाता है। चलिए पहले आपका कमरा देख लेता हूँ। नेहा या उसके भाई बहन को बुरा ना लगे, यह सोचकर निखिल ने पहले अपनी माँ के कमरे में गहनों को अच्छी तरह खोजा। एक एक कोना देख लिया, पर जेवर कहीं नहीं मिले। फिर उसने पूरे घर में गहनों को तलाश किया। कहीं भी गहने ना मिलने पर जानकी जी ने मनीषा के भाई बहन के बैग खोलने का आदेश दे दिया। थक कर निखिल ने उनका बैग खोला और पूरी तरह से तलाशी ली, मगर गहने वहाँ भी नहीं मिले। जानकी जी ने फिर भी आरोप वापस नहीं लिया, उल्टा तीखी बात यह कह दी कि उन्होंने जेवर कहीं छिपा दिए होंगे। इधर मनीषा के साथ साथ उसके भाई बहन रमा और सुभा को भी इस तरह तलाशी ली जाने की घटना से बहुत दुख हुआ। दोनों नाराज होते हुए उसी दिन की ट्रेन लेकर अपने शहर को निकल गए। जाते समय रमन ने साफ शब्दों में अपनी दीदी से कहा, दीदी, हम जानते हैं इस सब के पीछे जीजू या आपका कोई हाथ नहीं। हम चाहते हैं आप अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिए, पर हम दोनों भाई बहन अब इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। भाई की बात सुनकर मनीषा की आंखों से आंसू बह निकले। निखिल ने उसे गले से लगा लिया था। मनीषा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। निखिल भी खुद को दोषी मानकर बुझा बुझा सा मनीषा के आगे पीछे घूम रहा था। जानकी जी अभी भी चिढ़ी हुई अपने कमरे में बैठी थी। मनीषा की शादी सहजता से नहीं हुई थी। उसे निखिल को जीवन साथी बनाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों को कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। पहली नज़र के प्यार को दोनों ही उम्र भर के बंधन में बांधना चाहते थे, मगर दोनों के ही घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। काफ़ी मान मनौवल और इमोशनल ड्रामे के बाद किसी तरह मनीषा के घर वालों ने तो अपनी सहमति दे दी, मगर निखिल के घर वालों की सहमति अभी भी बाकी थी। निखिल की माँ जानकी देवी किसी भी हाल में दूसरी जाति की बहू को अपने घर में लाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कल को निखिल के छोटे भाई बहन भी फिर इसी तरह कदम उठाएंगे, इसलिए वह निखिल को लव मैरिज करने की इजाज़त नहीं दे सकती। निखिल के पिता इस मामले में थोड़े आधुनिक विचार के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी। उनकी स्वीकृति पाकर निखिल ने मनीषा के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला लिया। जब जानकी जी को यह बात पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पति ने उनकी इच्छा के विपरीत बेटे को लव मैरिज के लिए हाँ क्यों बोल दिया। जानकी जी को इस बात पर भी काफ़ी गुस्सा था कि वह बेटी की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाई। एक माँ के लिए
बेटे की शादी का मौका बहुत खास होता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। मनीषा घर में बहू बनकर आ गई थी, मगर ना तो घर में शादी की रौनक हुई और ना ही रिश्तेदारों को न्योता मिला। नई बहू का गृह प्रवेश भी हो गया, मगर घर में हंसी खुशी का माहौल नहीं बन सका। मनीषा समझ नहीं पाती कि वह घर के हालातों को नॉर्मल कैसे बनाए। उसे पता था कि मम्मी जी उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वह अपनी तरफ से सास ससुर का पूरा ख्याल रखती और उनका दिल जीतने का पूरा प्रयास करती। जानकी जी अलग कमरे में बंद रहती तो सुरेश जी संकोच में बहू से ज़्यादा बात नहीं करते। निखिल पहले की तरह ऑफिस चला जाता और देवर यानी अंकुल और ननंद तनु का अधिकांश समय कॉलेज में बीतता। धीरे धीरे सुरेश जी मनीषा के बात व्यवहार से काफ़ी प्रभावित रहने लगे। जानकी जी की नाराज़गी भी कम होने लगी थी, मगर उनका मुंह इस बात पर अब भी फूला हुआ था कि बेटे की शादी भी हो गई और इस घर में कोई रौनक भी नहीं हुई। सब कुछ सूना सूना सा रह गया। इसका हल भी सुरेश जी ने निकाल लिया। जानकी, क्यों ना हम अपने बेटे का रिसेप्शन धूमधाम से करें, उसमें सारे रिश्तेदार भी आ जाएंगे और घर में रौनक भी हो जाएगी। जानकी जी ने यह बात स्वीकार कर ली। सही मौका देखकर रिसेप्शन का आयोजन किया गया। जानकी जी ने इसमें अपनी सारी अधूरी तमन्नाएं पूरी की। खान पान और सजावट का शानदार प्रबंध किया गया। नए कपड़े, जेवर और रिश्तेदारों की जमावट के बीच वह पुराने दर्द भूल गई। कई दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हंसी ठहाकों की महफिल के बीच घर में एक नए माहौल की शुरुआत हुई। सुरेश जी को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तरह जानकी भी मनीषा को दिल से स्वीकार कर लेगी। मनीषा के घर वालों से मेल जोल बढ़ाने और जानकी जी के फूले मुंह को छिपाने के लिए सुरेश जी ने मनीषा के भाई बहन को 10-15 दिनों के लिए घर में ही रोक लिया। मनीषा का भाई रमन काफ़ी मजाकिया स्वभाव का था, तो वहीं बहन सुभा नाचने गाने में बहुत होशियार थी। निखिल की बहन तनु और भाई अंकुल भी दोनों के साथ खूब मस्ती धमाल करते। एक सप्ताह इसी तरह धमाल मस्ती में बीत गए। मनीषा और निखिल भी नए माहौल का मजा ले रहे थे। जानकी जी भी नॉर्मल रहने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इसी बीच गहनों की चोरी वाली घटना ने सबको सकते में डाल दिया। हंसी खुशी और मस्ती का माहौल कुछ ही देर में तनावपूर्ण हो गया। मनीषा के भाई बहन उसी शाम अपने घर चले गए और मनीषा बिल्कुल खामोश सी हो गई। जानकी का बड़बड़ाना चालू रहा। सुरेश जी अपने कमरे में उदास से बैठे रहते। उन्होंने सोचा था घर में हंसी खुशी आ जाएगी, पर हो गया था उल्टा। समय के साथ जख्म भरते गए। जानकी जी और मनीषा सामान्य व्यवहार करने लगी थी, मगर एक दूसरे के प्रति उदासीनता लंबे समय तक कायम रही। करीब 6 महीने का समय इसी तरह गुजर गया। एक दिन निखिल घर लौटा तो चेहरे पर एक अलग ही तरह के सुकून और खुशी के भाव थे। आते ही उसने मनीषा से कहा, मैंने बताया था ना कि बेंगलोर में एक जगह खाली है और उसके लिए मैंने महीनों पहले ट्रांसफ़र की अर्जी दी थी। वो आज अप्रूव हो गई। इस महीने की 25 तारीख को मुझे वहाँ की ब्रांच ऑफिस को ज्वाइन करना है। सुनकर मनीषा का चेहरा भी खिल उठा। निखिल ने अपनी माँ को यह बात बताई तो उन्होंने सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखा और फिर उदास होकर पलकें झुका ली। सुरेश जी ने भी उदास होकर अपने बेटे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि निखिल की इस फैसले की वजह क्या है, पर वे कहते भी तो क्या। निखिल और मनीषा बेंगलोर शिफ्ट हो गए। इसके 1-2 साल बाद ही निखिल के भाई अंकुल को मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वह इंजीनियरिंग करने वहाँ चला गया और जल्द ही वहीं उसे जॉब भी मिल गई। 3 साल में छोटी बहन तनु की शादी हो गई। अब घर में केवल सुरेश जी और जानकी जी ही रह गए थे। समय इसी तरह गुजरता गया। निखिल और मनीषा को बेंगलोर आए करीब 8 साल बीत चुके थे। उनको एक प्यारी सी बेटी भी हुई जो अब 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन निखिल के पास सुरेश जी का फ़ोन आया। वह काफ़ी दुखी स्वर में बोल रहे थे, बेटा तेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उसे कैंसर
कहते कहते सुरेश जी रो पड़े। ये क्या कह रहे हैं पापा? सही से बताइए, क्या हुआ है माँ को? पापा प्लीज़ रोइए मत। बेटा, उसे ब्लड कैंसर हो गया है। कुछ दिनों से ना ढंग से खा पी रही है और ना ही कोई काम कर पाती है। तुरंत उल्टी हो जाती है, खून भी निकलता है। इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि क्या बताऊं। डॉक्टर ने सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए कहा है। पर बेटा, मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूं? चिंता मत करो पापा, मैं कुछ करता हूँ। पहले आप यह बताओ कि अंकुल ने क्या कहा? क्या वो आ सकता है? नहीं बेटा, वो कह रहा था कि उसके ऑफिस में अभी 6 महीने की ट्रेनिंग है। मैंने कहा कि बहू को भेज दे तो कह रहा था कि वो भी तो वर्किंग है, ऑफिस छोड़कर कैसे आएगी। हमने तनु से भी कहा था, पर उसका बच्चा अभी बहुत छोटा है। कह रही थी कि बच्चा माँ को परेशान करेगा। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता ना करो, मैं मनीषा से बात करता हूँ। हो सका तो वो अपने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी लेकर माँ के पास पहुँच जाएगी। बेटा देख ले, हमें अभी किसी की ज़रूरत तो बहुत है, पर बहू भी तो स्कूल शिक्षिका है, वर्किंग है। उसकी नौकरी पर असर ना पड़े तभी भेजना। वैसे भी बहू के साथ हमने जो सलूक किया था, उसके बाद हमारा कोई हक नहीं कि हम उसे बुलाएं। डोंट वरी पापा, मैं बात करके बताता हूँ। अगले ही दिन निखिल ने फ़ोन करके बताया, पापा मनीषा ने माँ की सेवा के लिए 1 महीने की छुट्टी ले ली है। ज़रूरत पड़ी तो छुट्टी आगे बढ़ा लेगी। मैं भी 1 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ। 2 दिन बाद ही बेटी के साथ दोनों घर पहुँच गए। जानकी जी बिस्तर पर ही थी। नौकर भी छुट्टी पर जा चुका था। मनीषा ने सबसे पहले नहा धोकर पूरे घर की साफ सफाई की। फिर जानकी जी को अच्छी तरह नहलाकर कपड़े बदले। उनके बेड का कवर, पिलो कवर आदि निकालकर धो दिए। नए चद्दर बिछाए, पर्दे आदि धोए। अगले दिन ही निखिल माँ जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। संभावित इलाजों के बारे में बात की। अभी माँ को कीमोथेरेपी दिए जा रहे थे। निखिल ने डॉक्टर से हर मसले पर सलाह मशवरा कर बेहतर इलाज का इंतजाम कराया। 1 सप्ताह रुककर वह वापस चला गया और मनीषा मन लगाकर सास की सेवा करती रही। जानकी जी फिलहाल अपने काम करने में भी असमर्थ थी। कई बार कपड़े में गंदगी कर देती, पर मनीषा हर तरह की परेशानियों में जानकी जी के साथ खड़ी रहती। उनकी बैसाखी बनकर वो इस तकलीफ के समय में उनका सहारा बनी हुई थी। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। शरीर की तकलीफ़ों के साथ साथ मन की तकलीफ़ें भी घटाने के प्रयास में लगी रहती। कभी मालिश करती तो कभी चंपी। समय इसी तरह से गुजरता गया। जानकी जी मनीषा को दिन रात आशीर्वाद देती रहती। उनको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि जिस बहू के परिवार पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, आज केवल वही उनके काम आ रही थी। वो चाहती तो दूसरों की तरह आने से मना भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह घर को और जानकी जी को ऐसे संभाल रही थी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। एक दिन जानकी जी बैठी बैठी रोने लगी। मनीषा ने बहुत पूछा कि आखिर रोने की वजह क्या है, मगर वह केवल रोती रही। उन्हें बहुत देर तक फपक फपक कर रोता देख मनीषा बेचैन हो गई। वह ससुर जी को बुलाकर लाई। सुरेश जी पत्नी को चुप कराने लगे। फिर मनीषा से बोले, असल में इनकी बहन इन्हें देखने आना चाहती थी, पर इन्होंने बहन से मिलने से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बहन इनके दिल के इतने करीब रही, उनसे ही ये मिलना क्यों नहीं चाहती। रो भी रही हैं और मिलना भी नहीं है। पापा आप मम्मी जी से आराम से बात कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ, शायद वो आपसे रोने का कारण शेयर कर सकें। कहकर मनीषा कमरे से बाहर निकल गई। सुरेश जी ने जब अकेले में पत्नी से वजह पूछी तो जानकी जी रोते हुए बोली, आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। मैंने मनीषा और उसके निर्दोष भाई बहन के साथ जो भी किया वो माफ़ी के लायक भी नहीं। यानी तुमने जानबूझकर? हाँ, मैंने जानबूझकर उन पर इल्ज़ाम लगाया था, पर यह सब मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। सच मानो, मैंने वह सब अपनी बहन के कहने पर किया था। उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि यदि तुम मनीषा को घर से निकलवाना चाहती हो तो उसके घर वालों पर आरोप लगाओ, उन्हें बेइज्जत करो। कहते कहते वो फिर से रोने लगी। सुरेश जी आश्चर्य से उसका चेहरा देखते रह गए। हाँ,
दीदी ने ही मुझे कहा था कि बहू को निखिल और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घर वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दो। बहू खुद ही शर्मसार होकर घर छोड़ देगी। निखिल भी पत्नी से झगड़ा करेगा और मनीषा के घर वाले भी फिर दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जानकी? दीदी के कहने पर तुमने 2 निर्दोष बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी योजना पूरी भी हो गई। दोनों बच्चे दोबारा कभी भी हमारे घर नहीं आए। तुम मनीषा को निखिल और मेरे मन से उतारना चाहती थी, पर क्यों? माना दीदी ने तुम्हें सलाह दी, पर खुद भी तो सोचना चाहिए था ना, सुरेश जी ने गुस्से में कहा। जानकी फूट फूट कर रोती हुई खुद को कोसने लगी, तो उसकी खराब हालत देखते हुए सुरेश जी ने जल्दी बात खत्म की और उसे सीने से लगाकर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब तुम्हारे आगे जो है उसे देखो। तुम्हारी बहू तुम्हारी दिन रात सेवा कर रही है, बस उसे जी भर कर आशीर्वाद दे लो। तुमने जो गलत किया उसका पछतावा खत्म हो जाएगा। पछतावा तो तब खत्म होगा जब दोनों बच्चे फिर से इस घर में आएं। प्लीज आप मनीषा को समझाओ ना, वह अपने भाई बहन को फिर से हमारे घर में बुलाए। मैं एक बार उनसे माफ़ी मांग लूँ। पहले तो तुम्हें मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए जानकी। मैं उसको बुला कर लाता हूँ। सुरेश जी ने मनीषा को बुलाया तो वह दौड़ी आई। क्या हुआ पापा जी? तबीयत तो ठीक है ना मम्मी की? जानकी मनीषा के दोनों हाथ पकड़कर सिर से लगाकर रोती हुई बोली, माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर तू इस बुढ़िया के लिए अपनी नौकरी, अपना घर, अपने पति को छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, सेवा में लगी है। अरे पगली, इतनी सेवा तो बेटियाँ भी नहीं करती, और तू अपनी कुटिल दुष्ट सास के लिए इतना कर रही है। ऐसी सास जिसने कभी भी तुझे दिल से नहीं स्वीकारा, तेरे भाई बहन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, उस बुढ़िया के लिए तू इतना क्यों कर रही है मेरी बेटी? इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हैं ना। आपकी तकलीफ़ में मैं आपके काम आ सकूं, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। पर आप इस तरह मत रोइए। मम्मी जी प्लीज़, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माफ़ी की कोई बात नहीं। आप मुझे बहू के रूप में देखना नहीं चाहती थी, शायद इसी वजह से आपका यह रिएक्शन हुआ। पर मुझे पता है आप दिल की बहुत अच्छी हैं और पछतावा करने की कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ मेरे भाई बहन के साथ आपने बहुत गलत किया था। आपको आरोप लगाना था तो मुझ पर लगाती, मगर मेरे भाई बहन ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मनीषा ने उनके हाथों को सहलाते हुए कहा, इसी बात का तो पछतावा है मुझे मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, देख ले, इसी बात की सज़ा मिल रही है मुझे। बिस्तर पर आ गिरी हूँ। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगी बेटा। अब मुझे इस पछतावे की मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरे भाई बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बहन तो अभी हैदराबाद में है, वहीं शादी हुई है, इसलिए शायद वो नहीं आ सकेगी, पर भाई को बुलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। कहकर मनीषा ने फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन पर रमन को घर बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। दीदी आप तो जानती हो उस आरोप को मैं कितनी मुश्किल से अपने मन से दूर कर पाया हूँ। 20 साल की उम्र में चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो भी अपनी बहन के ससुराल में, तो बस यही एक इच्छा होती है कि कहीं जाकर डूब मरो। नहीं रमन, ऐसा नहीं सोचते, माफ़ कर दे उन्हें, उनकी तबीयत सही नहीं। मनीषा ने भाई को समझाने की कोशिश की। तब तक जानकी जी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और रमन के आगे खुद ही गिड़गिड़ाने लगी, बेटा प्लीज़ मान जा, इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मैं इस दुनिया से ही जाने वाली हूँ बेटा, बस अंतिम इच्छा पूरी कर दे, मुझे माफ़ कर दे। एक बार मेरे पास आ, मैं तेरे पैर छूकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कहते कहते जानकी फूट फूट कर रो पड़ी। रमन का दिल पसीज गया। अरे नहीं आंटी जी, आप जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, प्लीज़ डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। रमन की बात सुनकर रोते रोते जानकी जी के चेहरे पर सुकून के भाव खिल उठे। उन्होंने आंसू पोंछे और मनीषा से बोली, बहू रमन आ रहा है, अंदर वाला कमरा साफ कर दे, वहीं ठहराऊंगी उसे और अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। उसने मेरी बात मान ली है।
आज जानकी जी के मन का एक भारी बोझ उतर गया था। मनीषा ने मुस्कुराते हुए उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।